हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। देखिए, हम कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी, दैट इज जेडीए जेएलओ। लेकिन अगर ये एक्ट आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि हम हर एक सेक्शन को डील कर रहे हैं, उस हर एक सेक्शन की बारीकी को देख रहे हैं, उससे कितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं, एक लॉ पर एक अच्छी कमांड कैसे आई जा सकती है, लॉ को सिंप्लीफाई तरीके से हम कैसे पढ़ सकते हैं। इस पूरे ही पैटर्न को मैंने अपनाया है और उसी अकॉर्डिंग मैं आप सबको पढ़ा रही हूँ। हमने अभी लास्ट सेक्शन 26 तक कवर कर लिया था। आज हमें सेक्शन 27 से पढ़ना है। एक बार सिर्फ 5 मिनट में हम छोटा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सेक्शन 1 किससे रिलेटेड था? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और कमेंसमेंट। ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है, कब ये कमेंसमेंट में आया। ठीक है, फिर उससे रिलेटेड है हमारा फिर आता है हमारा सेक्शन 2, ये कहाँ का अप्लाई होता है ये एक्ट। ठीक है, तो बताया गया कि स्ट्रैटेजिक पर्पस है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात इस सेक्शन में की गई। ठीक है, हाउसिंग प्रोजेक्ट हो गए, प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज हो गई, प्लान डेवलपमेंट, रेजिडेंशियल पर्पस। ठीक है, ये सारा सेक्शन 2 में था। सेक्शन फिर हमारा सेक्शन 3 था डेफिनेशन से रिलेटेड। ठीक है, सेक्शन 3 में क्या बात की गई थी? डेफिनेशन। डेफिनेशन में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। ठीक है, जैसे कि हमने अफेक्टेड फैमिली पढ़ा, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटर पढ़ा। ये सब हमारे सेक्शन 3 में है। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, सेक्शन 3 में आ जाता है ये सब। आप अपना बेयर एक्ट अपने पास रखना। ठीक है, बेयर एक्ट रखना इज मैंडेटरी। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है सेक्शन 4। ठीक है, सेक्शन 4 हमारा किससे रिलेटेड था? सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड। ठीक है, सेक्शन 4 में हम एसआईए को प्रिपेयर कर रहे थे और सेक्शन 5 में हम क्या कर रहे थे? फिर जो एसआईए हमने प्रिपेयर किया उस पर पब्लिक हियरिंग कर रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा सेक्शन 6। फिर जो एसआईए की रिपोर्ट थी, हमने क्या किया? एसआईए की रिपोर्ट को फिर हमने पब्लिश किया। हमने यही पढ़ा था, कॉम्बो पढ़ा था, सेक्शन 4, 5, 6 को एक साथ पढ़ा था, लिंक विद सेक्शन 9, जहाँ पे ये बात की गई थी सेक्शन 9 में कि हम सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट है उसको एग्जाम्प्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने सेक्शन 7 में क्या पढ़ा था? अप्रेजल ऑफ सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बाय एन एक्सपर्ट ग्रुप। अब जो एसआईए रिपोर्ट बन रही थी तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कर रही थी? एक्सपर्ट ग्रुप क्रिएट कर रही थी एक, जिसको हमने क्या बोला था? मल्टी वेट इंडिपेंडेंट मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्ट ग्रुप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, मैं एक बार फिर भी आपको कंफर्म करके बता देती हूँ, इंडिपेंडेंट मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, हाँ यही लिखा है। ठीक है, फिर ये जो एक्सपर्ट ग्रुप था वो क्या कर रहा था? एसआईए जो थी सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट था, रिपोर्ट थी, उसको एग्जामिन कर रहे थे। फिर क्या था? अब जो है जो लैंड इस पे जो प्रपोजल आया था, फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग काम कर रही थी। फिर क्या था? सेक्शन 9 हमने पढ़ ही दिया था कि जो एसआईए की रिपोर्ट है उसको कब एग्जाम किया जा सकता है। फिर सेक्शन 10 में हमने क्या पढ़ा था कि कुछ स्पेशल प्रोविजन है कि अगर एग्रीकल्चरल लैंड है, वो इरिगेटेड और अनइरिगेटेड लैंड है, उस पर कैसे हमें क्या वो लैंड एक्वायर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, सेक्शन 10 में पढ़ा। फिर सेक्शन 11 में हमने क्या पढ़ा था कि प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन है उसको आप पब्लिश करेंगे, मतलब कि हम ऐसा ऐसा लैंड एक्वायर करने की सोच रहे हैं, इससे रिलेटेड पहले आप प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन इशू करेंगे। फिर प्रीलिमिनरी जो नोटिफिकेशन इशू हो जाएगी तो फिर अब गवर्नमेंट क्या कर रही थी? उस लैंड का सर्वे वगैरह कर रही थी ऑफिसर्स को अपॉइंट करके। ठीक है, फिर सेक्शन 13 में क्या था? फिर हम कंपनसेशन वगैरह जो भी पेमेंट सर्वे के दौरान जो डैमेज हुआ उसका पेमेंट दे रहे थे। सेक्शन 14 में क्या बात हुई थी? सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट कब लैप्स कर जाएगी। ठीक है, 15 में हमने ऑब्जेक्शंस को इनवाइट कर उस पर सुनवाई की। ठीक है, फिर सेक्शन 15 में क्या? सेक्शन 16 में हमने क्या किया? अब हमने एक स्कीम बनाई है ना, एडमिनिस्ट्रेटर ने एक आरआर स्कीम बनाई थी। ठीक है, रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट वाली स्कीम 16 में बन रही थी, 17 में उसको रिव्यू कर रहे थे। ठीक है, वो पावर किसके पास थी? कलेक्टर के। फिर उसको अप्रूव किया जा रहा था, किसके द्वारा? कमिश्नर के द्वारा, सेक्शन 18 में। फिर सेक्शन 19 में क्या हो रहा था? उसको पब्लिश किया जा रहा था। ठीक है, उस और क्या हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि अब हम ये लैंड जो है इस पे आरआर स्कीम के बारे में उसकी डिक्लेरेशन हुई थी सेक्शन 19 में। ठीक है,
और उसके बाद क्या था सेक्शन 20 में, अब वही था कि अगर आपने सेक्शन 12 के तहत मेजरमेंट वगैरह नहीं किए लैंड की तो 20 में उसको कर लो। 21 में फिर हम क्या कर रहे थे, नोटिस दे रहे थे, जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है जिनकी लैंड एक्वायर होने वाली उनको नोटिस बता रहे थे कि अब हमें पोजेशन चाहिए। 21 में हम यही कर रहे थे ना, पोजेशन की बात कर रहे थे। फिर सेक्शन 22 में हमने क्या पढ़ा था कि अब जो भी पर्सन है उनसे रिलेटेड को ओनर्स है, को शेयर है, हम उनको बोल रहे हैं कि आप हमें ये स्टेटमेंट, जो भी नेम्स हैं और जो पर्सन इंटरेस्टेड है इस लैंड में उसकी डिटेल्स आप हमें दो। 23 में फिर क्या हो रही थी, इंक्वायरी हो रही थी। और लैंड एक्विजिशन अवार्ड, अवार्ड में हमने क्या पढ़ा था, कलेक्टर क्या कर रहे थे, उस लैंड को मेजर कर रहे थे, रीसेटलमेंट और कंपनसेशन कैसे हो रहा है उसके बारे में बात की गई थी। ठीक है, फिर सेक्शन 24 में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी लैंड एक्विजिशन कौन सी थी 1894 वाली, वो कैसे, वो कंटिन्यू कब करेगी और कंटिन्यू कब नहीं करेगी। फिर सेक्शन 25 में हमने क्या पढ़ा था कि जो अवार्ड है जो कलेक्टर साहब दे रहे हैं वो कितने टाइम में आ जाना चाहिए। फिर था हमारा सेक्शन 26, हमने जो है कलेक्टर क्या कर रहे थे, जो लैंड थी उसकी मार्केट वैल्यू कैसे डिसाइड होगी, हमने सेक्शन 26 में पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 27, डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। जितने भी स्टूडेंट हैं पहले लेक्चर मेरे देखे हैं उनको इजीली समझ आ गया होगा कि हमने ये जो रैपिड रिवीजन किया है जल्दी से सेक्शन 26 तक का। ठीक है, अब हम सेक्शन 27 करते हैं। तो हमारा क्या एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि हम जब भी कोई सेक्शन अपना स्टार्ट करते हैं तो हम हमेशा बेयर एक्ट लेके बैठते हैं। बेयर एक्ट लेके बैठते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं उस सेक्शन से रिलेटेड हम क्या करते हैं, उसको हम लिखते हैं। ठीक है, उसी सेक्शन के आगे हम उसको लिखते हुए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम आगे रिवीजन करेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरीके से हम कीवर्ड्स लिखते जाते हैं और फिर आपकी क्या ड्यूटी, आपको क्या करना है बाद में, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो उसको हमें इंडेक्स में आगे आकर लिखना है। ये सबसे बेस्ट तरीका बता रही हूं मैं। ठीक है, सबसे बेस्ट इस तरीके से अगर आपने ये चीज अपनी जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस दौरान अगर आपने इन चीजों को अपनी लाइफ में यूज कर लिया ना, मतलब प्रैक्टिकल इस चीज का यूज कर लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए सेक्शन 27, डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। तो इसमें कहा गया आफ्टर डिटरमाइनिंग द मार्केट वैल्यू अंडर सेक्शन 27, अब कलेक्टर शैल कैलकुलेट the total compensation payable to the landowner. While calculating compensation, all assets attached to the land shall also be included. ये सेक्शन कह रहा है धारा 26 के अनुसार जब भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित कर लिया है कलेक्टर ने, ठीक है, धारा 26 के अकॉर्डिंग अपने मार्केट वैल्यू उस लैंड की क्या है डिसाइड कर ली है। अब कलेक्टर क्या करेंगे, अब कलेक्टर जो भूमि स्वामी है उसको कितना मुआवजा देना है उसको निर्धारित करेंगे कलेक्टर साहब। ठीक है, फिर मुआवजे को जब कैलकुलेट कर रहे हैं, उसकी गणना कर रहे हैं, तो मुआवजे को कैलकुलेट करते समय भूमि से जुड़ी हुई जितनी भी परिसंपत्तियां हैं, ठीक है, भूमि से जुड़ी जितनी भी असेट्स हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि कंपनसेशन इज नॉट ओनली फॉर लैंड, ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स थिंग अटैच टू लैंड सच एज बिल्डिंग्स, वेल्स, ट्रीज, ट्यूब्स, वेल्स। आप जिस लैंड को एक्वायर कर रहे हो तो सिर्फ आप उस लैंड के जो मार्केट वैल्यू निकली है सिर्फ आप उतना कंपनसेशन नहीं देंगे, अगर उस लैंड पे कोई बिल्डिंग बनी हुई है तो उसको भी इंक्लूड किया जाएगा कंपनसेशन में। तो कंपनसेशन किसका, केवल भूमि का नहीं होता, भूमि से जुड़ी संपत्तियां जैसे मकान, कुआं, ट्यूबवेल, पेड़ आदि का मूल्य भी जोड़ा जाता है। जैसे कि लैंड की वैल्यू 20 लाख है और उस पर ट्यूबवेल और क्या है, बाउंड्री वॉल भी है जिसकी वर्थ 5 लाख रुपए है। ठीक है, तो कंपनसेशन अब जब कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों चीजों को भी हम कंसीडर करेंगे। तो सेक्शन 27 किससे रिलेटेड है, वाइल कैलकुलेटिंग कंपनसेशन व्हाट इज इंक्लूडेड, ठीक है, मुआवजा निर्धारित करते समय भूमि के अतिरिक्त क्या शामिल किया जाता है, तो ऑल असेट्स अटैच टू लैंड। तो देखिए आप अब इसमें सेक्शन में क्या मार्क करेंगे, आप मार्क करेंगे कि जब हम एक तो कंपनसेशन वर्ड को मार्क कर लीजिए, ठीक है, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, ठीक है, और उसके साथ आप लिख लीजिए इंक्लूडिंग ऑल असेट्स अटैच टू लैंड। ठीक है, तो और कीवर्ड क्या लिखेंगे सेक्शन 27 के आगे, कंपनसेशन लिख देना, ठीक है, और प्लस का साइन लगा के एसेट्स लिख देना। तो जब पढ़ोगे बाद में याद आ जाएगा। कंपनसेशन जो है अंडर सेक्शन 27 वो जो बेस्ड होता है मार्केट वैल्यू पर, जो हम कंपनसेशन जो मुआवजा दे रहे हैं, ठीक है, तो वो किस धारा के अनुसार निर्धारित
मजार मूल्य पर आधारित होता है। सेक्शन 27 में तो हम कंपनसेशन दे रहे हैं, लेकिन वो किस धारा पर, किस धारा के अनुसार जो हमने बाजार का जो मूल्य निकाला था वो उस पर आधारित होता है। तो 26 सेक्शन 26 में तो हम मार्केट वैल्यू निकाल रहे थे। सेक्शन 28 पैरामीटर्स टू बी कंसीडर्ड बाय कलेक्टर इन डिटर्मिनेशन ऑफ अवार्ड। अब देखिए ये सेक्शन क्या कह रहा है, ये सेक्शन कह रहा है वे मापदंड जिन पर कलेक्टर द्वारा अधि निर्णय का अवधारणा करने में विचार किया जाएगा। तो देखिए सेक्शन 28 while determining compensation the collector must consider not only market value but also losses suffered by the affected person due to acquisition। ठीक है, मुआवजा निर्धारित करते समय कलेक्टर केवल भूमि का मूल्य ही नहीं बल्कि अधिग्रहण के कारण हुए सभी प्रकार के नुकसान को भी ध्यान में रखेगा। ठीक है, सेक्शन 27 में हमने क्या कंपनसेशन जब डिसाइड कर रहे हैं तो क्या ध्यान में रख रहे हैं, असेट्स को ध्यान में रख रहे हैं। ठीक है, और अभी जब हम कंपनसेशन को क्या कहते हैं निर्धारित कर रहे हैं तो भूमि का ही मूल्य नहीं और साथ में साथ क्या कर रहे हैं, जो अफेक्टेड पर्सन को लॉस हुआ है उसको भी ध्यान में रख रहे हैं। अब देखिए पहला पैरामीटर क्या बात करता है, पहला पैरामीटर कहता है मार्केट वैल्यू प्लस शेड्यूल बेनिफिट्स। देखो अगर आप इसका एक्ट में देखोगे लिखा है मार्केट वैल्यू एज डिटरमिन अंडर सेक्शन 26 एंड द अवार्ड अमाउंट इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल। तो मार्केट वैल्यू जो आपने डिटरमाइन की अंडर सेक्शन 27 और कौन से बेनिफिट जो आपको फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल में दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर एक तो मार्केट वैल्यू को अंडरलाइन कर लीजिए और जो फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल में जो बेनिफिट की बात की गई है, ठीक है, जो अवार्ड की बात की गई है, अवार्ड अमाउंट इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल। तो आप इसके सामने क्या लिखिए, मार्केट वैल्यू लिख दीजिए। ठीक है, प्लस का साइन लगा के लिख दीजिए अमाउंट जो कि फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल में दिए गए हैं। ठीक है, धारा 26 के अनुसार बाजार मूल्य तथा प्रथम एवं द्वितीय अनुसूची के लाभ भी मिलेंगे। जैसे कंपनसेशन स्टार्ट्स विद मार्केट वैल्यू, मुआवजे की शुरुआत कैसे होगी, बाजार मूल्य से होती है। फिर है इसका सेकंड पैरामीटर डैमेज टू स्टैंडिंग क्रॉप्स एंड ट्रीज। अब इसका सेकंड जो पैरामीटर क्या है कि जो लॉस कॉज हुआ है क्रॉप्स को, ट्रीज को, ठीक है, स्टैंडिंग ऑन द लैंड, जो भूमि पर जो आपने लैंड एक्वायर की है उस भूमि पर खड़ी फसल थी, ठीक है, पेड़ भी थे, जब आपने लैंड एक्वायर की तो उसके कारण क्या उसको नुकसान पहुंचा है, उन सब चीजों को भी, उसका भी आपको मुआवजा मिलेगा। तो क्या है, तो इसमें आप और किस चीज का आपको मिल रहा है, तो आपको डैमेजेस मिल रहे हैं। आपको पता है ना कंपनसेशन को डैमेजेस भी बोलते हैं और डैमेज का मतलब होता है नुकसान। तो आपको डैमेजेस मिल रहे हैं कि आपने स्टैंडिंग क्रॉप और ट्रीज को डैमेज किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए डैमेज टू स्टैंडिंग टिम्बर, ठीक है, एंड क्रॉप्स, स्टैंडिंग क्रॉप्स एंड ट्रीज। ठीक है, जैसे कि वीट क्रॉप स्टैंडिंग ऑन एक्वायर लैंड इज डिस्ट्रॉयड, अधिग्रहित भूमि पर खड़ी गेहूं की फसल नष्ट हो जाती है। अब है थर्ड पैरामीटर क्या है, डैमेज ड्यू टू सीवरेंस। क्या हुआ, जब भूमि को अधिग्रहित किया जा रहा था, भूमि को एक्वायर किया जा रहा था, उसके कारण जो शेष भूमि थी वो अलग हो गई, ठीक है, या अनुपयोगी हो जाए, फिर उसका नुकसान भी। तो लॉस कॉज्ड व्हेन एक्वायर्ड लैंड गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम रिमेनिंग लैंड। ठीक है, जैसे कि आपकी 10 बीघा जमीन थी, ठीक है, 8 बीघा जमीन को आपको एक्वायर कर लिया, अब जो 2 बीघा जमीन बची हुई है, ठीक है, उसकी वजह से उसको लॉस हो गया। तो अधिग्रहित भूमि के कारण जो शेष भूमि है या तो वो अब अलग हो गई और अनुपयोगी हो जाए तो उसका नुकसान भी। तो जैसे हाफ ऑफ द फार्मर फील्ड इज एक्वायर्ड एंड द रिमेनिंग हाफ बिकम डिफिकल्ट टू एक्सेस। किसान की आधी भूमि तो अधिग्रहित हो गई और बाकी जो भूमि है उस तक पहुंचना कठिन हो गया, तो ये भी तो नुकसान हुआ है ना। तो सीवरेंस के कारण, अलग होने के कारण जो नुकसान पहुंचा है, तो डैमेज ड्यू टू सीवरेंस। ठीक है, थर्ड के आगे लिख लेना आप, डैमेज ड्यू टू सीवरेंस। ठीक है, देखो मैं भी नोट साथ के साथ आपके साथ कीवर्ड्स लिख रही हूँ, तो आपको भी लिखना है। ठीक है, और आप इसमें क्या वर्ड अंडरलाइन कर रहे हैं, सेकंड जो है उसमें क्या अंडरलाइन कर रहे हैं, स्टैंडिंग क्रॉप्स एंड ट्रीज, और थर्डली में क्या आप
अंडरलाइन कर रहे हैं, सीवरिंग, ठीक है। अब देखिए फोर्थ पैरामीटर क्या है, डैमेज टू अदर प्रॉपर्टी और अर्निंग्स। जब एक्विजिशन किया जा रहा था तो उसने क्या किया, जो दूसरी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, ठीक है, या इनकम थी, उससे क्या हो गई, वो प्रभावित हो रही है, ठीक है। अधिग्रहण से अन्य चल या अचल संपत्ति अथवा आय जो है प्रभावित होती है। जैसे कि एक शॉप थी, उसको लॉस हो गया, कस्टमर्स मतलब उसकी दुकान पे कस्टमर्स नहीं आ रहे, क्यों, क्योंकि अब जो रोड पर जो उसका एक्सेस था, एक्चुअली उसको एक्वायर कर लिया गया, लैंड को, जिस लैंड को एक्वायर किया गया एक्चुअली वही रास्ता था उस शॉप तक आने का। अब उस शॉप को तो लॉस हो गया, तो अब उसकी अर्निंग को भी तो लॉस हो गया। तो यहाँ पर बात हो रही है डैमेज हो जाए किसी प्रॉपर्टी को, चाहे वो मूवेबल है या इमूवेबल, या फिर अर्निंग को। ये बात याद रखना, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है कि जो सेक्शन 28 के अंदर प्रॉपर्टी की बात की गई है, उसके अंदर मूवेबल इमूवेबल दोनों है, या फिर मूवेबल है या सिर्फ इमूवेबल है। आपको याद रखना है सेक्शन 28 के अंदर जब हम पैरामीटर्स डिसाइड कर रहे हैं मुआवजे का, तो उसके अंदर जो जिस संपत्ति की बात हमने की है वो दोनों है, चल और अचल, ठीक है। तो यहाँ पर है डैमेज टू अदर प्रॉपर्टी और अर्निंग्स, ठीक है। इस तरीके से आप भी लिखिए, डैमेज टू अदर प्रॉपर्टी और अर्निंग्स, ठीक है। अ शॉप लॉसेस कस्टमर्स बिकॉज एक्सेस रोड इज एक्वायर्ड। सड़क अधिग्रहण होने से दुकान का व्यापार कम हो जाता है। फिफ्थ पैरामीटर क्या है, शिफ्टिंग एक्सपेंसेस। अब क्या है, रीजनेबल एक्सपेंसेस इनकर्ड हो रहे हैं इन शिफ्टिंग रेजिडेंस और बिजनेस। घर या व्यापार का स्थान बदलने पर होने वाला उचित खर्च, ठीक है। जैसे कि अधिग्रहण की वजह से परिवार को दूसरे गांव में जाना पड़ रहा है, तो उस पर खर्चा आ रहा है। तो फिफ्थ पैरामीटर किस बात से किस चीज से रिलेट कर रहा है, शिफ्टिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, शिफ्टिंग एक्सपेंसेस। सिक्स पैरामीटर के बारे में बात कर रहा है, लॉस ऑफ प्रॉफिट्स। धारा 19 की जब घोषणा हुई और कब्जा लेने के बीच भूमि से होने वाली आय में कमी, ठीक है। सेक्शन 19 में हमने क्या किया, सेक्शन 19 हम जब पढ़ रहे थे तो हम डिक्लेरेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो लॉस ऑफ इनकम बिटवीन पब्लिकेशन ऑफ डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 19 एंड टेकिंग पोजेशन। सेक्शन 19 में हमने डिक्लेयर किया, ठीक है, उसके बाद हमने पोजेशन की बात की। अब इस बीच में हमारा क्या हुआ है, लॉस ऑफ इनकम हुआ है, लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर आप 6 में लिख लीजिए लॉस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। सेवंथ पैरामीटर क्या है, एनी अदर ग्राउंड नेसेसरी फॉर फेयरनेस जस्टिस एंड बेनिफिट। ये एक रेजिडरी क्लॉज डाल दिया कि अगर प्रभावित परिवारों का हित, उनका न्याय और समानता के लिए जो आवश्यक है कोई अन्य आधार, उसको भी हम कंसीडर करेंगे। तो एनी अदर ग्राउंड इसके सामने आप लिख लीजिए, और कोई भी ग्राउंड है उसको कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन वो जो ग्राउंड है वो किस बेसिस पे है, इंटरेस्ट ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड बेनिफिशियल टू द अफेक्टेड फैमिली। अब देखिए आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, आपको सारे एमसीक्यूज इसके आते होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग कंपनसेशन। बताओ, जब हम कंपनसेशन मुआवजा को निर्धारित कर रहे हैं तो उस समय हमें किस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो देखिए इस बात, स्टैंडिंग क्रॉप्स हैं, ट्रीज हैं, ठीक है, शिफ्टिंग एक्सपेंसेस हैं, डी ऑल ऑफ द अबव। तो डी उपरोक्त सभी, खड़ी फसल है, पेड़ है, स्थानांतरण खर्च है, इन सभी को ध्यान में रखना चाहिए। जब भूमि को हमने अधिग्रहण किया, ठीक है, तो जो अब बची हुई भूमि उससे अलग हो गई है, तो उस पर अब जो नुकसान हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सोलेचियम कहते हैं, या फिर सेवरेंस डैमेज कहते हैं, मार्केट वैल्यू और क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं सेवरेंस डैमेज, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 29, वैल्यूएशन ऑफ थिंग्स अटैच टू लैंड। अब सेक्शन 29 बात कर रहा है कि भूमि या भवन से संलग्न वस्तुओं के मूल्य का अवधारण, ठीक है, भूमि से जुड़ी वस्तु है उनका मूल्यांकन कर रहे हैं, ठीक है, जो चीजें अटैच है लैंड से उसका वैल्यूएशन निकाल रहे हैं। तो देखिए इसका सबसेक्शन 1 क्या कहता है, फॉर वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग एंड इमूवेबल असेट अटैच टू लैंड। अभी तक हमने सबसे पहले जब हमने मार्केट वैल्यू निकाली थी, ठीक है, सेक्शन 26 के अंदर,
जब हम मार्केट वैल्यू निकाल रहे थे तो हमने निकाली थी लैंड की, जिस लैंड को हम एक्वायर कर रहे हैं। सेक्शन 29 में हम वैल्यू निकाल रहे हैं उस लैंड पर अब जो चीजें हैं, याद रखना। तो सेक्शन 26 और 6 को उल्टा किया तो 9, दोनों के अंदर वैल्यूएशन की ही बात हो रही है। वहां पे मार्केट वैल्यूएशन लैंड की है और यहाँ पे वैल्यूएशन लैंड पे जो चीजें अटैच्ड है। तो जाइए सेक्शन 26 में, ठीक है, और क्या कीजिए, सेक्शन 26 के साथ लिख दीजिए लिंक विथ 29 और 29 के सामने लिख दीजिए लिंक विथ 26। मैं ना आपको अपने जो भी ये तरीका बता रही हूँ ना, ये मेरा ये सारा ना एक्सपीरियंस के बाद आया है, ठीक है, कि अगर इस तरीके से चीजें करेंगे तो रिजल्ट अच्छा हो सकता है। इसीलिए फिर मैं आपको ना बार बार इस चीज की हैबिट डलवा रही हूँ कि जब आप आगे से कभी भी पढ़ेंगे और जब आपको प्रोविजंस याद रहेंगे कि हाँ हमने वहां पर ये बात पढ़ी थी, चलो हम इसको लिख लेते हैं, तो आप देखना जो चीजें अगर आप एक महीने में कवर करेंगे वो आने वाले टाइम में धीरे धीरे करके ऐसा होगा कि आप एक हफ्ते में इस पूरे चीज को रिवाइज कर लेंगे फटाफट से, ठीक है। मैं पूरे इस पे अंडरस्टैंडिंग की बात कर रही हूँ। तो जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, इसको धीरे धीरे अपने ना हैबिट में ले आओ, क्योंकि जब मैंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि किस तरीके से हम अपने पढ़ाई का जो तरीका है उसको बदलते हैं, अब चीजें करते, क्योंकि जब मैंने यूट्यूब पे थोड़ा सा सर्वे किया, देखी चीजें, तो मैंने देखा सबका एक ही प्रोसेस है पढ़ाने का। सिर्फ हमने बेयर एक्ट में जो लिखा उसको समझाया और हम चले गए। उससे रिलेटेड ना हमने एमसीक्यूज किए, ना उससे रिलेटेड हमने इजी अंडरस्टैंडिंग देखी, ना उससे रिलेटेड हमने एग्जाम्पल किए, ना ही हमने साथ के साथ एमसीक्यूज लगाए, ना ही हमने उनके प्रोविजन को बताया कि आप जल्द वहां पर जाओ, ऐसे लिखो, कीवर्ड्स मार्क करो, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे तो ये सबसे पहले इनिशिएटिव मैंने स्टार्ट किया और ये मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस के बाद मैंने आपको ये सब चीजें बताई हैं, ठीक है। शायद अब एक रिवॉल्यूशन आ जाए और बाद में इसी तरीके से पैटर्न स्टार्ट हो जाए पढ़ाने का, बट आपको याद रखना है कि अना मैम ने इसी तरीके से सबसे पहले पढ़ाना स्टार्ट किया था, ठीक है। बाद में कॉपी हो जाए दैट्स द डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो हमने 26 में जाके फटाफट से लिख दिया कि वैल्यूएशन वहां भी हो रही है और यहाँ पर भी हो रही है, ठीक है। देखो जो भूमि पर स्थित भवन है या अन्य जो अचल परिसंपत्ति है, अब देखो जो सेक्शन 29 का सबसेक्शन 1 है उसमें क्या कर रहे हैं हम, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो कलेक्टर जब डिटरमाइन कर रहे हैं मार्केट वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग and the other immovable property or assets attached to the land or building which are to be acquired, use the service of competent engineer or any other specialist in the relevant field। आपको पता है ना, जब सेक्शन 26 में मार्केट वैल्यू को डिटरमाइन कर रहे थे हम, तो वहां पर भी कलेक्टर इस मार्केट जो वैल्यू उसको डिटरमाइन कर रहे थे, ठीक है। और जब हम 29 देख रहे हैं ना, इसमें भी कलेक्टर डिटरमाइन कर रहे हैं ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसमें वो किसकी हेल्प लेंगे, भूमि पर स्थित भवन एवं अन्य अचल संपत्तियों का मूल्यांकन करने हेतु कलेक्टर, इंजीनियर या विशेषज्ञ की सहायता ले सकते हैं, ठीक है। किसकी, इंजीनियर की और इंजीनियर की और स्पेशलिस्ट की। देखो यहाँ पर एक बात लिखी है, जो आप मार्केट वैल्यू को डिटरमाइन कर रहे हैं ना, यहाँ पे वर्ड लिखा है, तो सेक्शन 26 तब जब भी आप उस मतलब सेक्शन 26 वाले में अगर मार्केट वैल्यू को डिटरमाइन करें तो भी आपको हेल्प इंजीनियर स्पेशलिस्ट की लेनी है। बाकी सेक्शन 29 तो रेजिडरी मतलब एक्स्ट्रा तो है ही ना, जो बात कर रहे हैं कि जो थिंग्स अटैच टू लैंड और बिल्डिंग्स है। फिर इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे वैल्यूएशन ऑफ अ फैक्ट्री बिल्डिंग में रिक्वायर अ सिविल इंजीनियर, फैक्ट्री भवन का मूल्यांकन करने के लिए सिविल इंजीनियर की सहायता ली जा सकती है। इसका तो इसमें आपको क्या वर्ड अंडरलाइन करना है, एक तो कलेक्टर, तो आपको अथॉरिटी याद रखनी है, ठीक है, कलेक्टर जब डिटरमिन कर रहे हैं। और इसमें आप इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, स्पेशलिस्ट वर्ड को मार्क कर लीजिए, ठीक है, जब हम असेट्स वगैरह को ये सब डिटरमाइन कर रहे हैं। अब देखिए जैसे कि फॉर वैल्यूएशन ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स द कलेक्टर मे टेक असिस्टेंट फ्रॉम एक्सपर्ट्स इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर और सेरिकल्चर। पेड़ों एवं पौधों का मूल्यांकन करने के लिए कृषि, वानिकी, बागवानी या रेशम उत्पादन के विशेषज्ञों की सहायता ली जा सकती है, ठीक है। तो जब एमसीक्यू बनेगा ना कि जब हम पेड़ एवं पौधों का मूल्यांकन कर रहे हैं, ठीक है, अब हमें
वैल्यू भी तो निकाल लिया उन एसेट की, तो जब हम वैल्यू निकाल रहे हैं उन एसेट्स की, तो हमने किसकी हेल्प ले सकते हैं? हम असिस्टेंस ले सकते हैं एक्सपर्ट्स वगैरह की, ठीक है। फिर है ये सबसेक्शन 2 में लिखा है, ठीक है, सबसेक्शन 2 में लिखा है सेक्शन 29 के 2 में, कि जब हम ट्रीज और प्लांट्स की वैल्यूएशन निकाल रहे हैं उसके लिए कलेक्टर असिस्टेंस ले सकते हैं एक्सपर्ट्स हैं जो एग्रीकल्चर के। सबसेक्शन 1 में बात हुई थी कॉम्पिटेंट इंजीनियर की, ठीक है, कॉम्पिटेंट इंजीनियर की, और यहाँ पर क्या बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है एक्सपीरियंस्ड पर्संस की, तो वही हो गए एक्सपर्ट्स, ठीक है। यहाँ पर आप तो एक तो इंजीनियर लिख लेना सबसेक्शन 1 के आगे, सबसेक्शन 2 के आप आगे आप एक्सपर्ट्स या जो एक्सपीरियंस पर्सन है जो भी आपको ठीक लगे आप वो वर्ड लिख लेना, ठीक है। सबसेक्शन 3 क्या कहता है? फॉर वैल्यूएशन ऑफ डैमेज्ड स्टैंडिंग क्रॉप्स एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स में बी कंसल्टेड। क्षतिग्रस्त खड़ी फसलों का मूल्यांकन करने के लिए कृषि विशेषज्ञों की सहायता ली जा सकती है। तो सबसेक्शन 3 में क्या वर्ड यूज हुआ है कि जब आप वैल्यूएशन कर रहे हैं, अब जो डैमेज स्टैंडिंग क्रॉप है, ठीक है, जो डैमेज स्टैंडिंग क्रॉप है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? एक्सपीरियंस पर्सन की हेल्प ले सकते हो। तो 2 में हम बात कर रहे थे ट्रीज की, प्लांट की जो अटैच थे लैंड पर, और यहाँ पे डैमेज से रिलेटेड है, ठीक है। जब आप डैमेज भी वैल्यूएट कर रहे हैं तो भी आप एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं। फिर है इसका एमसीक्यू देखते हैं। फॉर वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग कलेक्टर में सी हेल्प फ्रॉम, ठीक है, भवनों के मूल्यांकन हेतु कलेक्टर किसकी सहायता ले सकते हैं? इंजीनियर की ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है बिल्डिंग और इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी और एसेट्स अटैच टू द लैंड। इसमें ना आप बिल्डिंग जो बिल्डिंग वर्ड है उसको मार्क कर लो सबसेक्शन 1 में, सबसेक्शन 2 में ये जो ट्रीज वगैरह है उसको मार्क कर लो, और सबसेक्शन 3 में डैमेज्ड क्रॉप है इसको मार्क कर लो। कितनी क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे ना, ट्रस्ट में इतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, क्योंकि जितने अभी मैंने सारे लोकल एक्ट्स पढ़ा दिए हैं, ठीक है, राजस्थान से रिलेटेड, जैसे जेडी एक्ट हो गया, टेनेंसी एक्ट हो गया, रेंट रेवेन्यू एक्ट हो गया, राजस्थान स्टैम्प एक्ट हो गया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया, तो जो मैंने ये सारे एक्ट पढ़ाए हैं ना, उसके बाद मुझे स्टूडेंट्स ने इतने अच्छे कमेंट्स किए, और मतलब मुझे स्पेशली स्टूडेंट्स बोल रहे हैं मैम अब आप माइनर लॉज भी कराइए, जैसे लिमिटेशन एक्ट हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, मैम अब आप वो भी जल्दी से स्टार्ट करा दो, क्योंकि वो एक्ट्स भी पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो जल्दी में नहीं है, जो पेशेंस के साथ पढ़ रहे हैं, जिनको अपना एग्जाम 100% क्वालिफाई करना है, जिनके पास कोई दूसरा मौका ही नहीं है, जो इसी बार एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट तसल्ली से पढ़ रहे हैं। बाकी जो स्टूडेंट ये चाहते हैं कोई रैपिड रिवीजन बैच आए, फटाफट से हम अपना सिलेबस कंप्लीट करके चले जाए, तो फिर वही होता है कि हम 1 नंबर से रह गए, हम 2 नंबर से रह गए, क्यों? क्योंकि आपने तैयारी भी तो जल्दबाजी में की है। अगर आप आराम से तैयारी करेंगे, एक एक प्रोसेस फॉलो करेंगे, देखिए जो स्टूडेंट इस प्रोसेस से होकर गुजर रहा है, ठीक है, इतने पेशेंस के साथ सारे लेक्चर्स देख रहे हैं, तो फिर सिलेक्शन तो उन स्टूडेंट का होना चाहिए ना। अब रैपिड रिवीजन बैच देखकर आपको लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ और आपके भले के लिए ही बात कर रही हूँ। मेरा कोई मकसद आपको डिमोटिवेट करना नहीं है, बट मेरा सिर्फ एक यही पर्पस है कि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ईमानदारी के साथ कीजिए, आप अपने साथ ईमानदार बन के रहिए। किसी को दिखाना नहीं है हमें, किसी को बताना नहीं है अरे आज हमने ये एक्ट कंप्लीट कर लिया, किसी को बताने से हमारा कुछ होगा भी नहीं। हमें खुद को पता है कि हमारी उस पर कितनी अंडरस्टैंडिंग है, हमें कितना क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ वो आता है, ठीक है। देखिए अब ट्रीज की जैसी बात आई, हमें समझ आ गया, सबसेक्शन 2 में पढ़ा था हमने। और जब हम ट्रीज की वैल्यूएशन करेंगे तो किसकी हेल्प ले सकते हैं? हम ले सकते हैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हो, फॉरेस्ट्री एक्सपर्ट हो, हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट हो, ठीक है, कृषि विशेषज्ञ हो, वानिकी विशेषज्ञ हो, बागवानी विशेषज्ञ हो, और उपरोक्त सभी। अच्छा एक और बात है, जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट मेरी वीडियोस को देख रहे हैं ना, एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आई एम हिंदी मीडियम स्टूडेंट, ठीक है, ऐसे लिखना था कि मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। वैसे मैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ट्राई कर रही हूँ, बैलेंस ही करके चल रही हूँ, बट इन केस अगर मैं ज्यादा इंग्लिश वर्ड यूज कर रही हूँ तो फिर मैं आगे और ध्यान रखूंगी। ठीक है, सेक्शन 30 किस बात से रिलेटेड है? देखो 29 समझ आ गया इजीली, कुछ ज्यादा था ही नहीं। अब सेक्शन 30 है अवार्ड ऑफ सोलेटियम, ठीक है, तोषण का दिया जाना, ठीक है। तो देखिए सोलेटियम मतलब जो अतिरिक्त सांत्वना राशि होती है, ठीक है, जिसको हम तोषण बोलते हैं। तो ये सबसेक्शन 1 कहता है आफ्टर डिटरमाइनिंग कंपनसेशन द कलेक्टर शैल एड सोलेटियम इक्वल टू 100% ऑफ द कंपनसेशन अमाउंट। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
ये सबसेक्शन 1 में बात लिखी है 100%, ठीक है, इसके आगे कीवर्ड लिख लेना और मार्क कर लेना 100%। ये सबसेक्शन कहता है कुल मुआवजा जब आपने निर्धारित कर लिया, उसके बाद कलेक्टर मुआवजा राशि के बराबर, मतलब उसका 100% सॉलिटियम फिर जोड़ेगा। पहले आपने पूरा कंपनसेशन जोड़ दिया, अब उसी का 100% उतनी ही राशि के बराबर आप क्या करेंगे, उसमें आप जोड़ देंगे सोलेटियम। जैसे कि लैंड ओनर रिसीव कर रहा है कंपनसेशन, तो जो मिल रहा है प्लस 100% सोलेटियम, ठीक है। तो देखिए फाइनल अमाउंट कैसे निकलता है, कंपनसेशन प्लस 100% सोलेटियम। जैसे कि कंपनसेशन 10 लाख तो सोलेटियम भी 10 लाख, फाइनल अमाउंट हुआ 20 लाख। देखो कितना क्लैरिटी के साथ हम पढ़ रहे हैं। मुझे खुद जब मैं इतना ऐसे पढ़ा रही हूँ ना आपको, मुझे खुद अंदर से सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि स्टूडेंट को 100% समझ आ रहा होगा। मतलब मेरा एक ही पर्पस है कि आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक्सप्लेनेशन कहती है कि सोलेटियम इज एडिशनल टू कंपनसेशन एंड इट इज नॉट इंक्लूडेड विद इन कंपनसेशन। जो सोलेटियम होता है ना, वो मुआवजे के अतिरिक्त दिया जाता है। तो एक्सप्लेनेशन क्या बात कर रहा है कि ये इन एडिशन है कंपनसेशन के, इसको अंडरलाइन कर लो और एक्सप्लेनेशन के सामने लिख लो एडिशन, ठीक है। तो जो सोलेटियम है वो मुआवजे के अतिरिक्त दिया जाता है, ये मुआवजे का हिस्सा नहीं माना जाएगा, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि हमने कंपनसेशन दे दिया इसमें सोलेटियम ऐड है, नहीं, उसको फिर 100% अलग से दीजिए। सेक्शन 30 का सबसेक्शन 2 बात करता है इंडिविजुअल अवार्ड, ठीक है, लिख लीजिए इसको, इंडिविजुअल अवार्ड। द कलेक्टर शैल इशू इंडिविजुअल अवार्ड स्पेसिफाइंग कंपनसेशन एंड पेमेंट डिटेल्स, ठीक है। कलेक्टर क्या करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग अवार्ड जारी करेंगे जिसमें मुआवजा और भुगतान का विवरण होगा, ठीक है। तो कलेक्टर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल इस अवार्ड को स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है। और जो इंडिविजुअल अवार्ड स्पेसिफाई हो रहा है उसमें कंपनसेशन और पेमेंट जो है ये डिटेल्स में लिखी जाएगी, ठीक है। और ये कैसे स्पेसिफाई किया जा रहा है, एज फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। इसका थर्ड क्या बात करता है, एडिशनल 12% अमाउंट, लिख लीजिए साथ के साथ एडिशनल 12% अमाउंट। ये कहता है सबसेक्शन अपार्ट फ्रॉम कंपनसेशन and solitium an additional amount at 12% per annum on market value shall be paid. Very important point. समझने में शायद दिक्कत हो सकती है, लेकिन एक बार ध्यान से सुनिए। The period runs from date of SIA notification under section 4, ठीक है, to date of award और डेट ऑफ पोसेशन, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। क्या कह रहा है ये, जो मुआवजा है और जो सोलेटियम है उसके अतिरिक्त बाजार मूल्य पर 12% वार्षिक अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। वार्षिक अतिरिक्त राशि कितनी है, 12%, ठीक है, पर एनम, एडिशनल 12% अमाउंट पर एनम, ठीक है, पर एनम ऑन सच मार्केट वैल्यू फॉर द पीरियड। अब किस अवधि से किस अवधि तक दी जाने की बात हो रही है, देखिए ये अवधि चलेगी कब से, धारा 4 की SIA अधिसूचना की तिथि से। सेक्शन 4 हमारा SIA से रिलेटेड था, ठीक है। सेक्शन 4 में हमने क्या पढ़ा था, प्रिपरेशन ऑफ सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी, ठीक है। सेक्शन 4 में हमने क्या पढ़ा था, प्रिपरेशन ऑफ सोशल इम्पैक्ट स्टडी, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहती है लैंड को एक्वायर करना पब्लिक पर्पस के लिए, तो वो पंचायत है, म्युनिसिपैलिटी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उनके साथ कंसल्ट करेगी, ठीक है, और फिर सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट को कैरी आउट करेगी। फिर क्या था, फिर पीरियड बताया था, 6 मंथ का जो है पीरियड बताया था। बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है कि सामाजिक समाघात तैयार किया जाना। तो जिस दिन से ये अधिसूचना धारा 4 की SIA की जो अधिसूचना की तिथि से कब तक,
अवार्ड या कब्जा लेने की तिथि तक, ठीक है। अब इनमें से जो चीज पहले हो रही है उस दिन से आपको क्या है, उसमें 12% वार्षिक अतिरिक्त राशि भी उसमें दी जाएगी, ठीक है। जैसे एडिशनल भी है, एडिशनल अमाउंट में क्या है, मार्केट वैल्यू कितनी, 12% पर एनम, ठीक है। इसका एमसीक्यू देखिए, सोलेटियम अंडर सेक्शन, सोलेटियम अंडर सेक्शन 13, अंडर सेक्शन 30 इज इक्वल टू, बताइए, धारा 30 के अंतर्गत सोलेटियम कितना होगा, तो कितना है, हमने अभी पढ़ा 100%। अब ये दूसरा एमसीक्यू देखिए, 6% पर एनम एडिशनल अमाउंट जो दिया जा रहा है अंडर सेक्शन 30 का क्लॉज 3, वो कितना है, इतना याद रखो आप, धारा 30 के सबसेक्शन 3 के अंतर्गत जो अतिरिक्त राशि हम दे रहे हैं वो है 12% वार्षिक। सोलेटियम क्या होता है, जो सोलेटियम है वो क्या है, वो एडिशनल है, कंपनसेशन के, मुआवजे के अतिरिक्त है। तो अब इसका आप एग्जाम ट्रिक देखिए, सेक्शन 27 में हमने क्या पढ़ा, टोटल कंपनसेशन। इस तरीके से आप या तो लिखते जाइए अपने सेक्शन के सामने कि सेक्शन 27 में हमने पढ़ा टोटल कंपनसेशन, सेक्शन 28 में हमने पढ़ा वो फैक्टर्स और वो जो लॉस हो रहा है उन सबको कंसीडर किया जाएगा। सेक्शन 29 में हमने पढ़ा कि वैल्यूएशन एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, और सेक्शन 30 में 100% सोलेटियम की बात और 12% एडिशनल अमाउंट की बात। अब आपके देखिए ऐसे नोट्स प्रिपेयर हुए होंगे, ठीक है। अगर इस तरीके से आपके नोट्स प्रिपेयर हो गए हैं तो इट मींस आपने अच्छे से तैयारी अपनी की है। अब है हमारा सेक्शन 31। सेक्शन 31 से हमारा स्टार्ट हो जाता है चैप्टर 5, ठीक है। चैप्टर 5 किससे रिलेटेड है, हमारा रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अवार्ड, ठीक है, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय, ठीक है। अब सेक्शन 31 किस बारे में बात करता है, देखिए सेक्शन 31 कहता है द कलेक्टर मस्ट पास अ सेपरेट, आपने एक चीज नोटिस करी, कलेक्टर के पास ज्यादा पावर है, ठीक है, कलेक्टर के पास बहुत पावर है। बस एक ही जगह थी जहां पे हमने अभी तक कमिश्नर के पास पावर पड़ी है, याद है, हमने कलेक्टर की पावर पड़ी है लेकिन एक जगह हमने कमिश्नर की पावर पड़ी थी, ठीक है। वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि जहां पर कमिश्नर का अप्रूवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। वैसे चलो मैं ही आपको बता देती हूँ, काफी स्टूडेंट होंगे जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। देखिए हमने पढ़ी थी DRSS स्कीम, R&R स्कीम, ठीक है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो ये अप्रूवल हो रहा है R&R स्कीम का, उसमें अप्रूवल कमिश्नर साहब देते हैं, ठीक है। सेक्शन 18 के आगे इंडेक्स पे आप लिख लेना कमिश्नर, ठीक है, ये वर्ड आपको याद रहेगा। ऐसे ही एमसीक्यूज बनेंगे, जब हम इतनी बार चीजों को रिपीट करेंगे ना, अपने आप माइंड में चीजें आ जाएंगी। कलेक्टर मस्ट पास अ सेपरेट रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अवार्ड फॉर अफेक्टेड फैमिली, कलेक्टर को क्या है, हर एक प्रभावित परिवार के लिए अलग से R&R अवार्ड पारित करना होगा, ठीक है, सेपरेट अवार्ड पास कर रहे हैं, ठीक है। और कैसे, किसके अकॉर्डिंग, सेकंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग। तो इसको आप सेकंड शेड्यूल मार्क कर लीजिए, और कलेक्टर पास कर रहे हैं R&R अवार्ड, R&R अवार्ड। एक होती है R&R स्कीम, एक यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है R&R अवार्ड, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, सेकंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग। अब देखिए कलेक्टर को प्रत्येक प्रभावित परिवार के लिए अलग रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अवार्ड पारित करना होगा। इस अवार्ड में द्वितीय अनुसूची में दिए गए सभी लाभ और अधिकार शामिल होंगे। अब इसका एग्जांपल देखिए, इफ 50 families are affected due to acquisition of land for a highway project, क्या हो रहा है, हाईवे परियोजना के वजह से क्या हो रहा है, हाईवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहित की जा रही है, जिसकी वजह से 50 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। अब कलेक्टर मस्ट प्रिपेयर R&R अवार्ड सेपरेटली फॉर all 50 families
तो कलेक्टर सभी 50 परिवारों के लिए अलग अलग R&R अवार्ड तैयार करेंगे। ठीक है, तो कौन पास करते हैं रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अवार्ड? ठीक है, कौन पारित कर रहे हैं? कलेक्टर साहब। अब देखिए इसका सबसेक्शन 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सबसेक्शन क्या कहता है? रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अवार्ड must contain complete details of all benefits and facilities that an affected family will receive। अब ये जो R&R अवार्ड है ना, इसके अंदर आप डिटेल्स क्या लिखोगे? तो देखो आप इसके अंदर वो सारी डिटेल्स लिखोगे जो प्रभावित परिवारों को मिलने वाली है, जैसे कि उनको क्या लाभ मिलने वाले हैं, उनको क्या सुविधाएं मिलेगी, इसका पूरा विवरण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अवार्ड में आप लिखेंगे। ठीक है, ये सब होना चाहिए। तो इसके सामने आप क्या लिख सकते हैं? सबसेक्शन 2 के सामने डिटेल्स। ठीक है, डिटेल्स क्या होगी R&R अवार्ड में? ठीक है, तो पहला क्या है डिटेल? अवार्ड मस्ट मेंशन द रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अमाउंट पेबल टू द फैमिली। तो सबसे पहले आप इसमें इंक्लूड करेंगे अमाउंट पेबल टू द फैमिली, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे अगर फैमिली को मिलेंगे, फैमिली इज एंटाइटल्ड ₹5 लाख R&R बेनिफिट्स, द अमाउंट विल बी मेंशन्ड इन द अवार्ड। यदि किसी परिवार को 5 लाख का R&R लाभ मिलना है तो उसे यह राशि अवार्ड में लिखी जाएगी। बी पॉइंट कहता है अवार्ड मस्ट कंटेन द बैंक अकाउंट नंबर वेयर द अमाउंट विल बी ट्रांसफर। अवार्ड में उस बैंक खाते का विवरण होगा जिसमें राशि जमा की जाएगी। तो आप इसको मार्क कर लीजिए यहाँ पे अकाउंट वर्ड। ठीक है, अकाउंट, बैंक अकाउंट नंबर ऑफ द पर्सन टू विच द रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अवार्ड अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर। उस पर्सन का अमाउंट जिसको ये राशि दी जाएगी, उस पर्सन का अमाउंट, अकाउंट नंबर। ठीक है, इसको मार्क कर लो। उसके बाद है एग्जाम्पल, जैसे मुआवजा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जा सकता है। सी बात करता है डिटेल्स ऑफ हाउस साइट एंड हाउस टू बी अलॉटेड टू डिस्प्लेस्ड फैमिली मस्ट बी इंक्लूडेड। ठीक है, अब जो विस्थापित परिवारों को जो दिए जाने वाले मकान हैं और क्या है, आवासीय भूखंड है, उनका विवरण भी अवार्ड में होगा। ठीक है, तो इस यहाँ पर इसमें आप क्या अंडरलाइन कर लीजिए, जो हाउस साइट और हाउस टू बी अलॉटेड। डिस्प्लेस फैमिली, आप मुझे ये बताइए, हमने डिस्प्लेस फैमिली पढ़ा था ना डेफिनेशन क्लॉज में। ठीक है, डिस्प्लेस फैमिली पढ़ा था, तो डिस्प्लेस फैमिली किस क्लॉज में था? तो हमने पढ़ा था डिस्प्लेस फैमिली था के में, डिस्प्लेस फैमिली के। ठीक है, तो डिस्प्लेस फैमिली हम बोल रहे हैं, डिस्प्लेस फैमिली कहाँ जाएगी? के में है। और हमने उसमें मतलब क्या पढ़ा था? डिस्प्लेस फैमिली का मतलब होता है एक ऐसी फैमिली जो क्या है, ऑन अकाउंट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड, जिनको हमें दोबारा से रीलोकेट करना है। ठीक है, क्या करना है? जिसका भूमि के कारण प्रभावित क्षेत्र से क्या है, पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में क्या है, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना है, जिनको रीलोकेट करना है और रीसेटल करना है। तो वो होती है हमारी डिस्प्लेस फैमिली। ठीक है, डिस्प्लेस फैमिली में याद रखो कि एक ऐसी फैमिली जो जिनकी लैंड एक्वायर हो गई है, अब उस फैमिली को हम कहीं और रिलोकेट कर रहे हैं, कहीं और रीसेटल कर रहे हैं उस अफेक्टेड एरिया से। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना डिस्प्लेस फैमिली के सामने, डिस्प्लेस फैमिली के अंदर कि ये सेक्शन 3 का के में है। ठीक है, याद रहेगा ना आपको इस तरीके से जब आप रिवीजन करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, और एक और बात याद रखना, इसमें सिर्फ फैमिली वर्ड को भी आप डेफिनेशन क्लॉज में देखेंगे तो फैमिली में कौन कौन इंक्लूड होगा? तो फैमिली में तो वो एम में है, फैमिली क्लॉज है एम में। और मैंने आपको ये भी बताया था FAM को बड़ा लिख दो, एम को बोल्ड लेटर्स में लिख दो, बाकी FA इन सबको स्मॉल लेटर्स में लिख दो, तो एम ऐसे याद रहेगा। ठीक है, देखो डिस्प्लेस फैमिली को मतलब डिस्प्लेस फैमिली को और फैमिली में इस तरीके से याद रखना। ठीक है, ठीक है, तो विस्थापित परिवारों को दिए जाने वाले मकान और आवासीय भूखंड का भी विवरण अवार्ड में होगा। अब देखिए, जैसे विस्थापित परिवार को पुनर्वास क्षेत्र में मकान और प्लॉट दिया जा सकता है, इसकी भी बात आप लिखेंगे इस अवार्ड में। डी कह रहा है डिटेल्स ऑफ लैंड अलॉटेड टू डिस्प्लेस फैमिली मस्ट बी मेंशन। अब विस्थापित परिवार को जो आवंटित भूमि का विवरण, ठीक है, अब किसका, आप किसकी डिटेल्स लिख रहे हैं? पर्टिकुलर्स ऑफ लैंड। ठीक है, अब डिटेल्स लिख रहे हैं आप लैंड की। ठीक है, डी में। फिर ई क्या बात कर रहे हैं?
डिटेल्स ऑफ subsistence allowance and the transportation allowance must be included। अब देखिए, जीविकोपार्जन भत्ता और परिवहन भत्ता का विवरण अवार्ड में होगा। तो आप इसमें अंडरलाइन कर लीजिए वर्ड सबसिस्टेंस अलाउंस एंड ट्रांसपोर्टेशन, सबसिस्टेंस अलाउंस एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। जीवन निर्वाह भत्ते और परिवहन भत्ते की विशिष्टियां, ठीक है। वन टाइम सबसिस्टेंस अलाउंस वर्ड यूज हुआ है, जैसे फैमिली शिफ्ट कर रही है एक नए प्लेस पे, तो उनको फिर आप ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस भी तो दीजिए, तो ये सब भी आप अवार्ड में इंक्लूड कर रहे हैं। नए स्थान पर जाने वाले परिवारों को परिवहन खर्च दिया जा सकता है, ये बात भी आप क्या कर रहे हैं, R&R अवार्ड में लिख रहे हैं। उसके बाद F बात करता है डिटेल्स रिगार्डिंग पेमेंट फॉर कैटल शेड एंड पेटी शॉप्स मस्ट बी इंक्लूडेड। जो पशुशाला है और जो छोटी दुकानों के लिए मिलने वाले भुगतान का भी विवरण होगा, ठीक है। अब आप क्या बता रहे हैं उनको कि जो कैटल शेड्स हैं, ठीक है, और जो पेटी शॉप्स हैं उनके भी आप पर्टिकुलर्स इसमें लिखेंगे, इसकी जो पेमेंट के बारे में भी डिटेल्स लिखेंगे। फिर उसके बाद जी किस बारे में बात कर रहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू आर्टिसंस एंड स्मॉल ट्रेडर्स मस्ट बी स्पेसिफाइड। कारीगरों और छोटे व्यापारियों को मिलने वाला एक मुश्त सहायता का भी विवरण होगा इसके अंदर, कि हम जो छोटे व्यापारी हैं, कारीगर हैं, उनको भी कुछ फाइनल असिस्टेंस देंगे, ठीक है। तो ये फाइनल असिस्टेंस से रिलेटेड है जी वाला, ठीक है। वन टाइम अमाउंट टू आर्टिसंस एंड स्मॉल ट्रेडर्स, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे एक विलेज का कारपेंटर है, उसने अपनी क्या है लिवलीहुड को लॉस्ट कर दिया है ड्यू टू एक्विजिशन, तो उसको रिसीव होगा वन टाइम असिस्टेंस। भूमि अधिग्रहण से रोजगार खोने वाले बढ़ई को एक मुश्त सहायता मिल सकती है। ये सारी R&R अवार्ड में डिटेल्स लिखी जाएगी। और क्या डिटेल्स लिखी जाएगी, मैंडेटरी एम्प्लॉयमेंट टू अफेक्टेड फैमिली मेंबर मस्ट बी इंक्लूडेड। क्या वर्ड लिखा है, इट मस्ट बी इंक्लूडेड। मैंडेटरी एम्प्लॉयमेंट वर्ड लिखा है यहाँ पर, अगर आप H देखेंगे तो मैंडेटरी एम्प्लॉयमेंट है, प्रभावित परिवार के सदस्यों को दिए जाने वाले रोजगार का भी विवरण शामिल किया जाएगा। आई में क्या है, डिटेल्स रिगार्डिंग फिशिंग राइट्स इफ अफेक्टेड मस्ट बी मेंशन्ड। यदि मत्स्य पालन अधिकार प्रभावित हो रहे हैं उनका भी आपको लिखनी है डिटेल्स, की फिशिंग राइट्स भी क्या है, अगर प्रभावित हो रहे हैं तो उसकी भी डिटेल्स लिखो। और जे क्या बात कर रहा है, डिटेल्स ऑफ एन्युटी एंड अदर एंटाइटलमेंट्स मस्ट बी मेंशन्ड। तो वार्षिकी और अन्य लाभों का भी विवरण शामिल होगा। तो एन्युटी वगैरह है और कोई भी जो एंटाइटलमेंट्स है उनकी भी डिटेल्स आपको लिखनी होगी। फिर है के में है स्पेशल प्रोविजन अंडर अवेलेबल फॉर SC एंड ST मस्ट बी इंक्लूड। देखो SC एंड ST जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति है, उनके लिए विशेष प्रावधानों का विवरण शामिल होगा, उनके लिए अलग से डिटेल्स लिखी जाएंगी। स्पेशल प्रोविजन है ये SC एंड ST के लिए, ठीक है। SC ST के में है। इसका पहला प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ बेनिफिट मेंशन्ड फ्रॉम क्लॉज A to K is not applicable to a family, it should be written as not applicable, ठीक है। इसका प्रोविजन ये कहता है कि अगर आपने A से लेकर K तक कोई लाभ किसी परिवार पर लागू नहीं होता है, अगर जो हमने A से लेकर K तक जितने भी हमने बेनिफिट्स की बात की है R&R अवार्ड में, अगर ऐसा हो रहा है कि वो किसी फैमिली पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो आपको फिर लिखना होगा इट शुड बी रिटन। आप कैसे लिखेंगे, नॉट एप्लीकेबल। तो प्रोविजन किससे रिलेटेड है, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, कि ये A to K के जो बेनिफिट्स हैं ये एप्लीकेबल नहीं है। एग्जांपल, इफ अ फैमिली हैज नो फिशिंग राइट, तो क्लॉज 1 में आप क्या मार्क करेंगे, नॉट एप्लीकेबल। देखिए एग्जांपल से आया ना समझ कितने अच्छे से। यदि किसी परिवार के पास मत्स्य अधिकार नहीं है तो क्लॉज आप आई में क्या लिखेंगे, नॉट एप्लीकेबल। इसका सेकंड प्रोविजन ये कहता है, द गवर्नमेंट में इंक्रीज द रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अमाउंट थ्रू नोटिफिकेशन कंसिडरिंग राइज इन प्राइस इंडेक्स। मूल्य सूचकांक, व्हाट इज दिस, आई एम रॉन्ग एक्चुअली। मूल्य सूचक अंक है ये, ठीक है। फिर उसको हमने एक साथ पढ़ेंगे तो वो डबल आ बन जाता है ना संधि विच्छेद में, तो ये सूचांक होना चाहिए, नहीं सूचकांक होना चाहिए।
मूल्य सूचक आंक बढ़ने पर सरकार अधिसूचना द्वारा R&R राशि बढ़ा सकती है। एक्चुअली ये वर्ड मैंने कभी नहीं पढ़ा, इसलिए इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी टू प्रोनाउंसिएट इट। कोई बात नहीं, इट हैपेंस। ठीक है, तो ये सेकंड प्रोविजन ये बात कर रहा है गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट के अमाउंट को, ठीक है, थ्रू नोटिफिकेशन कंसीडरिंग राइज इन प्राइस इंडेक्स। ठीक है, जो प्राइस इंडेक्स होता है, मूल्य सूचकांक होता है, उस पर क्या है, सरकार अधिसूचना द्वारा आर और आर राशि को बढ़ा सकती है। जैसे कि इफ इन्फ्लेशन इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली, अगर महंगाई बढ़ जाती है तो गवर्नमेंट भी फिर क्या करेगी, इन जो आर बेनिफिट्स है इनको इनहांस कर सकती है। ठीक है, अब देखिए एमसीक्यू सेक्शन 31। सेक्शन 31 किस बारे में बात करता है, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अवार्ड इज पास फॉर हुम। ये जो रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट का अवार्ड है ये किसके लिए पारित किया जाता है, तो बताइए, ये रिक्वायरिंग बॉडी के लिए पारित किया जा रहा है? नहीं, ये सबको पता है, ये अफेक्टेड फैमिली के लिए, हर एक प्रत्येक जो प्रभावित परिवार है उसके लिए R&R अवार्ड पारित किया जाता है। विच शेड्यूल कंटेन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट प्लान। एक सेकेंड, चार्जिंग इसकी खत्म हो गई, वेट। विच शेड्यूल कंटेन्स रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एंटाइटलमेंट्स। तो बताइए किस शेड्यूल में, ठीक है, किस अनुसूची में पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिकार की बात की गई है, बताइए। ये याद रखना, जो रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट एंटाइटलमेंट की बात सेकंड शेड्यूल में याद की गई है, ऐसे याद रखना। R&R 2 बार आ रहा है, इसलिए सेकंड शेड्यूल में इसकी बात की गई है। ठीक है, फिर है इसका थर्ड एमसीक्यू, इफ अ बेनिफिट इज नॉट एप्लीकेबल टू एन अफेक्टेड फैमिली। क्या है, यदि कोई लाभ प्रभावित परिवार पर लागू नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, उसे कैसे दर्शाया जाएगा, नॉट एप्लीकेबल लिखकर उस क्लॉज के सामने। ठीक है, तो देखिए आपका सेक्शन 31 बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है विद प्रोविजो, एक एक चीज, ठीक है, माइंड में बैठ गई है। अब आ जाइए सेक्शन 32 पर। सेक्शन 32 किस बारे में बात करता है, सेक्शन 32 कहता है प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल अमेनिटीज इन रीसेटलमेंट एरिया। ठीक है, ये सेक्शन कहता है कलेक्टर मस्ट एंश्योर दैट, सेक्शन 32 पुनर्व्यवस्थापित क्षेत्र में अवसंरचनात्मक सुख सुविधाओं का उपबंध। ये सेक्शन कहता है कलेक्टर मस्ट एंश्योर दैट all basic facilities and infrastructure mentioned in the third schedule are provided in every resettlement area। अब आप जब जो डिस्प्लेस फैमिली है उसको रीलोकेट कर रहे हो, रीसेटल कर रहे हो, तो उस रीसेटलमेंट एरिया में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो कलेक्टर सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक पुनर्वास क्षेत्र में तृतीय अनुसूची में वर्णित सभी आधारभूत सुविधाएं और अवसंरचना उपलब्ध कराई जाए। तो हमें देखिए शेड्यूल भी साथ के साथ क्लियर हो रहे हैं कि थर्ड शेड्यूल में थर्ड शेड्यूल के अंदर किस बारे में बात की गई है, तो थर्ड शेड्यूल के अंदर बात की गई है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर अमेनिटीज के बारे में। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अमेनिटीज के बारे में। सेकंड शेड्यूल में हमने किस बारे में बात की थी, R&R एंटाइटल एलिमेंट्स ऑफ R&R। ठीक है, ऐसे तत्वों के अतिरिक्त जो पहली अनुसूची में उपबंधित है, सभी प्रभावित कुटुंबों को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारी के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एंटाइटलमेंट्स फॉर ऑल अफेक्टेड फैमिलीज, हमने सेकंड शेड्यूल में पढ़ा था। फर्स्ट शेड्यूल में हमने क्या पढ़ा था, जो कंपनसेशन मिलने वाला है लैंड ओनर्स को, ठीक है, वो हमने फर्स्ट शेड्यूल में पढ़ा था। ठीक है, तो ये सेक्शन 32 सिंपल सी बात कर रहा है, थर्ड शेड्यूल को मार्क कर लीजिए। ठीक है, और बात कर लीजिए मिनिमम अमेनिटीज, बेसिक मिनिमम अमेनिटीज। ठीक है, आप रीसेटल एरिया में कलेक्टर इंश्योर करेगा। ठीक है, तो आप इसके सामने लिख लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। ठीक है, अब संरचनात्मक सुविधाएं, इसके सामने आप लिख लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। ओके, एग्जाम्पल देखिए, इफ अ न्यू रिसेटलमेंट कॉलोनी इज क्रिएटेड, फैसिलिटीज लाइक रोड्स, ऐसा नहीं है ना आपने विस्थापित करके किसी ऐसी जगह छोड़ दिया जाके वहां पे रोड्स ही नहीं है, पानी की सुविधाएं नहीं है, बिजली नहीं है वहां पर, विद्यालय नहीं है, हेल्थ सेंटर्स मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, ऐसा नहीं करेंगे आप।
ठीक है, आपने एक तो उनकी जमीनें छीन ली, दोबारा से अब आप उनको कहीं और विस्थापित कर रहे हैं, और वहां पर विस्थापित करने के बाद आप उनकी बेसिक अमेनिटीज पे भी ध्यान नहीं दे रहे। नहीं, कलेक्टर साहब आप ऐसा नहीं करेंगे। थर्ड शेड्यूल में जाइए, देखिए वहां पे क्या क्या बेसिक अमेनिटीज की बात की गई है, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की बात की गई है, प्रोवाइड करिए आप इनको, किसमें, नए पुनर्वास क्षेत्र में। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा एमसीक्यू। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज इन रीसेटलमेंट एरिया, तो किस शेड्यूल में, तो तीन चीजें हैं यहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज रीसेटलमेंट में। तो हम जाएंगे फिर थर्ड शेड्यूल में, पुनर्वास क्षेत्र में आधारभूत सुविधाएं, किस अनुसूची में है, तो तृतीय अनुसूची में। आ जाइए सेक्शन 33 में। सेक्शन 33 बात करता है करेक्शंस टू अवार्ड बाय कलेक्टर। अब कलेक्टर द्वारा अधिनिर्णयों को शुद्ध किया जाना, ये सेक्शन कहता है द कलेक्टर में करेक्ट। अब कलेक्टर साहब से अवार्ड में गलती हो गई, कोई है तो वो भी इंसान ना, तो गलती बाई चांस हो गई तो क्या करेंगे अब, तो कलेक्टर उस त्रुटि को सुधार सकते हैं। कलेक्टर में करेक्ट क्लरिकल, टाइपोग्राफिकल और मैथमेटिकल मिस्टेक्स इन द अवार्ड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अवार्ड। जिस दिन से आपने क्या किया है, अवार्ड की तिथि है, कलेक्टर अवार्ड की तिथि से लेकर 6 महीने के अंदर अंदर कोई लिपिकीय, कोई टंकण, ठीक है, या फिर कोई गणनात्मक त्रुटियां हैं उसको सुधार सकते हैं। तो क्या क्या वर्ड्स आप इसमें मार्क करेंगे सब सेक्शन 1 में, 6 month वर्ड याद मार्क कर लीजिए, और आप इसमें मार्क कर लीजिए एरर वर्ड, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, करेक्ट एनी क्लरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक, आपके बेयर में ये वर्ड लिखे हैं। तो ठीक है, 6 महीने को आप मार्क कर लीजिए, 6 मार्क्स, ठीक है, और अधिनिर्णयों में किन्हीं लिपिकीय या गणित संबंधी भूलों अथवा उनमें होने वाली गलतियों को सौंपे। अब देखिए वो सही कैसे कर सकते हैं मिस्टेक को, ठीक है, कैसे कर सकते हैं, या तो सुओ मोटो, ठीक है, या तो अपने ही मोशन पे खुद ही, या फिर किसी पर्सन ने, जो पर्सन इंटरेस्टेड था उसने एप्लीकेशन लगाई। जैसे कि क्या हुआ, अवार्ड में पास हमने भी पढ़ा था ना कि R&R अवार्ड बन रहे हैं, उसके अंदर हमने ये बेनिफिट्स पढ़े थे कि उनको ये फिश का, समझ लो ये फिशिंग जो राइट था उसके बारे में लिखना था। अब उसने लिख दिया उसके सामने इफ, उसके सामने लिख दिया नॉट एप्लीकेबल, लेकिन जो पर्सन इंटरेस्टेड है, जिसको डिस्प्लेस किया जा रहा है, मतलब जिसकी लैंड एक्वायर की जा रही है, वो तो कहेगा नहीं मेरे को कोई अधिकार मिलने चाहिए। तो पर्सन इंटरेस्टेड है क्योंकि उसका फिशिंग राइट का यहाँ पर जो है अवार्ड में नहीं लिखी है डिटेल्स, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल लिख दिया, ठीक है, या फिर कोई मैंडेटरी एम्प्लॉयमेंट थी वो नहीं मिल रही है, उसको क्लॉज को ऐड नहीं किया। तो ये क्लरिकल जो मिस्टेक हुई है, ये जो टाइपोग्राफिकल एरर्स है, इनको या तो वो जो पर्सन प्रभावित हो रहा है वो इसको एप्लीकेशन लगा के ठीक करा सकता है, या फिर ओन मोशन पे खुद ही कलेक्टर साहब ने अपनी गलती ठीक कर दी, या फिर कोई लोकल अथॉरिटी है वो भी ठीक करा सकती है, ठीक है। अब आप के लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, आप बोलेंगे मैम क्वेश्चंस बहुत पूछती हैं, एक्चुअली इसलिए पूछती हूँ ताकि आपको याद हो जाए, वरना ऐसे सिंपल पढ़ाने में मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। अगर कोई बात मेरे माइंड में आ गई, जैसे मैंने यहाँ पे पढ़ा लोकल अथॉरिटी, अब लोकल अथॉरिटी को डिफाइन किया है, बताओ किस सेक्शन में किया है, ऑब्वियसली सेक्शन 3 में डिफाइन किया है, लेकिन कहां पर, तो लोकल अथॉरिटी को एस में डिफाइन किया है, ठीक है, लोकल अथॉरिटी को किस में डिफाइन किया है, एस में, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हैं लैस, LAS, लोकल अथॉरिटी एस, ठीक है, लैस LAS, तो लोकल अथॉरिटी एस में है। और लोकल अथॉरिटी के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया था बताया आपको, लोकल अथॉरिटी में टाउन प्लानिंग अथॉरिटी को भी, चाहे वो किसी नाम से हो, अगर कोई टाउन प्लानिंग अथॉरिटी है हम उसको बोलेंगे लोकल अथॉरिटी है, तो इसका मतलब टाउन प्लानिंग अथॉरिटी भी क्या कर सकती है, ये एरर्स हटवा सकती है, ठीक है। और पंचायत भी, तो लोकल अथॉरिटी को में हमने इंक्लूड किया था पंचायत को भी, जिसको 243 में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243 में डिफाइन किया है, और म्यूनिसिपैलिटी भी। देखो LAS तो सेक्शन मतलब सब क्लॉज एस में, और LAS में कितनी चीजें हैं, LAS 3 वर्ड्स है ना, 3 लेटर्स है ना, LAS तो 3 ही चीजें लोकल अथॉरिटी में, एक तो टाउन प्लानिंग अथॉरिटी, दूसरा पंचायत, और तीसरा म्यूनिसिपैलिटी। आ जाइए वापस सेक्शन 33 में। तो ये पूरा हमने सेक्शन अच्छे से कवर कर लिया। लोकल अथॉरिटी के सामने आप लिख लीजिए सेक्शन 3 का एस। एक और बात बताओ, यहाँ पे पर्सन इंटरेस्टेड लिखा है, और पर्सन इंटरेस्टेड को तो बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, हम कैसे बोले थे, अब जो हमें जो पर्सन इंटरेस्टेड हम नहीं है, एक्स, ठीक है,
अब एक्स में हम जो है इंटरेस्टेड नहीं है, तो पर्सन इंटरेस्टेड हमने कैसे याद किया, एक्स से। तो ये कहां पर है पर्सन इंटरेस्टेड, सी का एक्स। लेट मी चेक वंस अगेन, ठीक है, क्योंकि कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप लोग भी अपने डायरेक्ट ओपन कीजिए। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है, एक्स में ही पर्सन इंटरेस्टेड को डिफाइन किया गया है। और इसके अंदर बताओ कौन कौन पर्सन है जिनको हम हितबद्ध व्यक्ति कह रहे हैं। तो जो ओनर है उसकी भी बात की गई है, मतलब जो इंटरेस्ट क्लेम कर रहे हैं उसकी बात की गई है। जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, ठीक है, जो कौन है, परंपरागत वन निवासी हैं, उनकी बात की गई है। और किसकी बात की गई, जो सुखाचार, ठीक है, सुखाचार को उनकी सुखाचार अफेक्ट हो रहे हैं, टेनेंसी की बात की गई है, ठीक है। तो ये जिनकी आजीविका जो है वो प्रभावित हो रही है, इन सबको हमने बोला था हितपद व्यक्ति, पर्सन इंटरेस्टेड। अब आ जाइए इसके प्रोविजो पे, ये इसका एग्जांपल, इफ कंपनसेशन इज रॉन्गली रिटर्न एज 4 lakh instead of 4,50,000 ड्यू टू कैलकुलेशन एरर, द कलेक्टर में करेक्टेड, गलत मतलब क्या हो रहा था, कैलकुलेशन में गलती हो गई और 4.5 लाख रुपए के स्थान पर सिर्फ 4 लाख लिख दिया। कलेक्टर इसको सुधार सकता है। अब प्रोविजो देखो, प्रोविजो ये कहता है नो करेक्शन अफेक्टिंग पर्सन राइट एडवर्सली कैन बी मेड। देखो वो कह रहा है कि करेक्शन करने की तब जरूरत नहीं है, ठीक है, आप जब तक कोई करेक्शन नहीं करेंगे जब तक कि विदाउट गिविंग दैट पर्सन एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, ठीक है, किसी व्यक्ति के हितों को प्रभावित करने वाला सुधार उसकी बात सुने बिना नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर आप कोई ऐसा करेक्शन कर रहे हैं जिससे किसी पर्सन के जो राइट अफेक्ट हो जाएंगे, एडवर्सली अफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो पहले आप उसको सुनो, फिर उसके बाद ही आप क्या करो, फिर ही उसके बाद ही आप करेक्शन करो। इसका मतलब ये है कि जब आप करेक्शन तब तक नहीं कर सकते जब तक आप किसी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ना दी जाए, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग रिप्रेजेंटेशन, इसमें प्रोविजो में बात की गई है, ठीक है। अब इसका सबसेक्शन 2 देखिए, what does this subsection say? The collector must immediately inform all interested person about the correction. अब जब आप करेक्शन कर रहे हैं तो कलेक्टर इस सुधार की सूचना सभी संबंधित व्यक्तियों को तुरंत देंगे कि हमने क्या कर रहे हैं, जो भी इमीडिएटली जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है उनको तुरंत इन्फॉर्म किया जाएगा इस करेक्शन के बारे में, ठीक है। तो नोटिस, इसमें आप इमीडिएट नोटिस वर्ड को अंडरलाइन कर लो और इसके सामने आप लिख भी लो, सबसेक्शन 2 के सामने नोटिस वर्ड, ठीक है। सबसेक्शन 3 क्या कहता है, इफ एक्सेस मनी हैज बीन पेड ड्यू टू मिस्टेक, एक्सेस अमाउंट मस्ट बी रिफंडेड। इफ द पर्सन रिफ्यूजेस, द अमाउंट कैन बी रिकवर्ड अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड रूल्स। देखो यहाँ पे क्या बात की गई है, अगर गलती से एक्स्ट्रा आपको पैसा दे दिया है उसे वापस करना होगा आपको, अगर आपने वापस नहीं किया तो वो भी जो भी निर्धारित प्रक्रिया है उससे वसूल किया जा सकता है, ठीक है। कैसे रिकवर किया जाएगा, जैसे भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर रही है। तो इसके आगे आप लिख लीजिए रिफंड एक्स्ट्रा मनी, ठीक है, अगर आपको गलती से एक्स्ट्रा मनी पे कर दिया तो उसको रिफंड करना होगा। जैसे कि 50,000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर दिए कंपनसेशन में, मुआवजे में, तो बेनिफिशियरी को, लाभार्थी को इसको क्या है, राशि को लौटाना होगा। तो अब देखिए सेक्शन 33, इसमें कलेक्टर को जो क्लरिकल मिस्टेक है वो कितने टाइम के अंदर अंदर ठीक करनी है, तो 6 महीने में। एक्सेस अमाउंट अगर आपको पे हो गया है तो उसको आपको क्या करना है, रिफंड करना है। अवार्ड सुधार के कारण अधिक भुगतान की गई राशि का क्या होगा, वापस ली जाएगी। बिफोर मेकिंग करेक्शन एडवर्स टू अ पर्सन मस्ट बी गिवन, क्या, अगर आप कोई ऐसा करेक्शन कर रहे हैं जिससे किसी व्यक्ति को क्या है, एडवर्स इफेक्ट होगा, ठीक है, एडवर्स अफेक्ट होगा, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, या प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की क्या है, संभावना है, तो फिर क्या होगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, अभ्यावेदन का अवसर उसको दिया जाएगा। अभ्यावेदन पता है कैसे मिला है, अभी आवेदन, तो ये बन गया अभ्यावेदन, हिंदी भी तो पूछी जाएगी ना। सेक्शन 35, पावर टू समन विटनेस एंड डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए सेक्शन 35
देखिए सेक्शन 34 मिसिंग है। मैं सेक्शन 34 एक्चुअली बहुत ज्यादा छोटा सा है, मैं वैसे ही बता देती हूँ। एडजर्नमेंट ऑफ इंक्वायरी, जांच का स्थगन। कलेक्टर में फॉर एनी कॉज ही थिंक्स फिट फ्रॉम टाइम टू टाइम एडजर्न द इंक्वायरी टू अ डे फिक्स टू बी फिक्स बाय हिम। तो वो क्या कर सकते हैं, जो कलेक्टर साहब है, किसी भी कारण से जो उन्हें ठीक लगे तो समय समय पर जांच को किसी ऐसे दिन के लिए स्थगित कर सकते हैं जो उनके द्वारा नियत किया जाए। तो बेसिकली इसमें एडजर्नमेंट की बात हो रही है, स्थगन की बात हो रही है। ठीक है, फिर है सेक्शन 35, पावर टू समन विटनेस एंड डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए सेक्शन 35 सिंपल सी बात करता है, साक्ष्यों को समन करने और हाजिर कराने तथा दस्तावेज पेश कराने की शक्ति। देखिए अब जब इंक्वायरी होगी, ठीक है, अंडर दिस एक्ट द कलेक्टर हैज पावर सिमिलर टू अ सिविल कोर्ट। वाओ, ठीक है, एमसीक्यू बनेगा यहां से। He can call witness, require their attendance and order production of documents। ये सब सेक्शन कहता है इस अधिनियम के तहत होने वाले किसी भी जांच के दौरान, ठीक है, अगर इस एक्ट में कोई इंक्वायरी कर रहे हैं कलेक्टर साहब, तो उनके पास जांच के दौरान कलेक्टर को सिविल न्यायालय जैसी शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो कलेक्टर वर्ड को अंडरलाइन कर लो और फिर आप अंडरलाइन कर लो सिविल कोर्ट। कलेक्टर शैल हैव पावर, कैसी, सिविल कोर्ट जैसी। ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, गवाहों को बुला सकते हैं, उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित कर सकते हैं, आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का भी आदेश दे सकते हैं। If there is a dispute regarding ownership of acquired land, ठीक है, एग्जाम्पल, तो कलेक्टर में समन लैंड रिकॉर्ड्स, विटनेसेस एंड कंसर्ट पर्सन। यदि अधिकृत भूमि के स्वामित्व को लेकर विवाद है तो कलेक्टर भूमि रिकॉर्ड, गवाह और संबंधित व्यक्तियों को बुला सकते हैं। ठीक है, अंडर सेक्शन 35 कलेक्टर हैज सिमिलर पावर टू विच अथॉरिटी। किसके जैसी पावर है, तो सिविल कोर्ट जैसी पावर है। ठीक है, लेकिन एक बात आप याद रखना, अगर डिस्प्यूट जैसे यहाँ पे बताया है कि रिगार्डिंग ओनरशिप किसकी थी एक्वायर लैंड पर, तो आपको तो पता ही है ना, वैसे भी ये सिविल कोर्ट का केस होता है ओनरशिप वगैरह डिसाइड करना। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे केस में सिर्फ उनको इंक्वायरी करनी है, इंक्वायरी के पर्पज से, तब उनके पास सिविल कोर्ट की पावर है। इंक्वायरी की पर्पज से बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अंडर सेक्शन 35 कलेक्टर हैज पावर सिमिलर टू विच अथॉरिटी, सिविल कोर्ट जैसी पावर है, क्योंकि यहाँ पे सिविल कोर्ट जैसी पावर किसके लिए, विटनेस को बुलाने के लिए, उनकी अटेंडेंस रिक्वायर करने के लिए, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए। ठीक है, तो धारा 35 के तहत कलेक्टर को किसकी समान शक्ति प्राप्त है, सिविल न्यायालय। जांच के दौरान कलेक्टर किसे बुला सकते हैं, कलेक्टर इंक्वायरी के दौरान किसको बुला सकते हैं, विटनेसेस और जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, दोनों की बात की गई है, गवाह को भी और हितधारक व्यक्ति दोनों को बुला सकते हैं। पावर ऑफ गवर्नमेंट टू कॉल रिकॉर्ड्स, तो ये सेक्शन कहता है बिफोर द कलेक्टर मेक्स द अवार्ड द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे कॉल फॉर रिकॉर्ड्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग टू चेक वेदर द प्रोसीडिंग्स आर लीगल, प्रॉपर एंड रेगुलर। ठीक है, कलेक्टर जो है, जब कलेक्टर द्वारा अवार्ड पारित करने से पहले, ये जो अवार्ड बना रहे थे कलेक्टर साहब, उसको पारित करने से पहले, ठीक है, क्या करेंगे, जो उपयुक्त सरकार है, जो कार्यवाही है, उनका रिकॉर्ड मंगा सकती है, ताकि ये जांच सके जो कार्यवाही है वो कानूनी है, उचित है या नियमित है भी या नहीं। तो सेक्शन 36 में किसके पास पावर है, पावर टू कॉल फॉर रिकॉर्ड्स, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वर्ड मार्क कर लो। सेक्शन 35 के आगे कलेक्टर वर्ड को लिख के आप सिविल कोर्ट जैसी पावर यूज कर सकते हैं, ये वर्ड लिख लो। ठीक है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर है, वो ये देख रहे हैं कि कलेक्टर ने जो अवार्ड पारित किया है तो वो उसकी एक्चुअली क्या है, वो प्रोसीडिंग चेक कर रहे हैं। ठीक है, अवार्ड, कौन सा अवार्ड जो पास हो रहा है, सेक्शन 30 के अंदर। ठीक है, appropriate government may at any time before the order is made by the collector under section 30 call for any record of proceeding whether by inquiry or otherwise for the purpose of satisfying legality or propriety of any findings or order। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट। ठीक है, इसमें जो अवार्ड की बात हुई है ना, सेक्शन 30 लिखा है, और सेक्शन 30 हमारा किससे रिलेटेड था, अवार्ड ऑफ सॉलिटियम। ठीक है, जो 100% सॉलिटियम की बात की गई है। नो ऑर्डर एडवर्स, इसका प्रोविजो कहता है नो ऑर्डर adverse to a person can be passed by
कि आप कोई भी अगर ऑर्डर पास कर रहे हैं, किसी पर्सन पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो आप उसको सुनेंगे। ये इसके प्रोविजो में बात की गई है। क्या बात की गई? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है, युक्ति युक्त अवसर प्रदान किया जाए, सुने जाने का युक्ति युक्त अवसर प्रदान किया जाए। एग्जाम्पल, जैसे गवर्नमेंट ने सस्पेक्ट किया जो एक्विजिशन प्रोसीडिंग है वो इम्प्रॉपरली कंडक्ट हुई है, तो एग्जामिन कर सकती है उसके रिकॉर्ड्स और डायरेक्शंस जो है इशू कर सकती है। यदि सरकार को संदेह है भूमि अधिग्रहण की जो कार्यवाही है वो सही ढंग से नहीं हुई है, तो वो उसका रिकॉर्ड मंगाकर फिर निर्देश जारी कर सकते हैं। तो टिल विच स्टेट कैन द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कॉल फॉर रिकॉर्ड्स, उपयुक्त सरकार किस चरण तक रिकॉर्ड मंगा सकती है, किस चरण तक? तो बिफोर द अवार्ड इज मेड, अवार्ड के पारित होने से पहले। तो क्या है वर्ड यहाँ पे? बिफोर द अवार्ड इज मेड। ठीक है, अवार्ड पारित होने से पहले। बिफोर पासिंग एन एडवर्स ऑर्डर व्हाट मस्ट बी गिवन, प्रतिकूल आदेश पारित करने से पहले क्या दिया जाना आवश्यक है? व्हाट मस्ट बी गिवन, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, सुनवाई का अवसर। अब आ जाइए हमारा सेक्शन 37 पर, अवार्ड ऑफ कलेक्टर व्हेन टू बी फाइनल। ठीक है, कलेक्टर का अब जो अधिनिर्णय है अब वो कब अंतिम होगा? तो देखिए ये सबसेक्शन 1 में क्या लिखा है? द अवार्ड विल बी kept in the collector's office and shall be final evidence regarding area of land, market value, solatium and distribution of compensation unless challenged according to law। तो क्या कहा गया? जो अवार्ड है वो कलेक्टर के कार्यालय में अब सुरक्षित रखा जाएगा, और जो अवार्ड में भूमि का क्षेत्रफल लिखा है, बाजार मूल्य लिखा है, सोलेटियम है, मुआवजे के बंटवारे के संबंध में, ये इन सब चीजों का अंतिम साक्ष्य माना जाएगा। ठीक है, जब तक कि विधि के अनुसार उसको चुनौती ना दे दी जाए। तो आप इसमें मार्क कर लीजिए फाइनल एंड कॉन्क्लूसिव एविडेंस। ठीक है, अवार्ड शैल बी filed in the collector's office and it shall be final and conclusive evidence। जैसे कि once the award is issued, the area compensation mentioned in it are treated as officially determined। ठीक है, अवार्ड जारी होने के बाद उसमें दर्ज क्षेत्रफल और मुआवजा आधिकारिक रूप से निर्धारित माना जाएगा। इसका सबसेक्शन 2 क्या कहता है? What does this subsection 2 says? देखिए ये कहता है कि कलेक्टर मस्ट इमीडिएटली इन्फॉर्म ऑल इंटरेस्टेड पर्सन हु वर नॉट प्रेजेंट व्हेन द अवार्ड वाज अनाउंस्ड। अब जब इस अवार्ड को क्या है घोषित किया जा रहा था, उस समय जो व्यक्ति उपस्थित नहीं थे, उस समय जो हितधारक व्यक्ति उपस्थित नहीं थे, कलेक्टर उनको तुरंत सूचना देगा। ठीक है, तो यहाँ पर कलेक्टर इमीडिएट नोटिस दे रहे हैं किसको? पर्सन इंटरेस्टेड जो नॉट प्रेजेंट पर्सनली। तो यहाँ पर आप अंडरलाइन कर लीजिए, नॉट प्रेजेंट मतलब जो कि एब्सेंट हैं। कौन? पर्सन इंटरेस्टेड। तो उनको आप क्या करेंगे? उनको आप नोटिस देंगे। ठीक है, सबसेक्शन 3 क्या कहता है? द कलेक्टर मस्ट प्लेस अ समरी ऑफ द एंटायर एक्विजिशन प्रोसीडिंग, कंपनसेशन अवॉर्डेड एंड डिटेल्स ऑफ एक्वायर्ड लैंड ऑन द वेबसाइट फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन। अब कलेक्टर क्या कर रहे हैं? कलेक्टर ने पूरी अधिग्रहण की कार्यवाही को, जितना मुआवजा दिया गया उसको, ठीक है, जो अधिग्रहित भूमि है उसको, उसका पूरा समरी, उसका पूरा सारांश को वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना होगा। ठीक है, तो अब कलेक्टर क्या कर रहे हैं? इसको shall keep open to the public and display a summary the amount of compensation। तो आप क्या कर रहे हैं? इसको पब्लिक कर रहे हैं और डिस्प्ले कर रहे हैं। ये दोनों वर्ड आप मार्क कर लीजिए। ठीक है, पब्लिक कर रहे हैं, ठीक है, ओपन टू द पब्लिक, और डिस्प्ले कर रहे हैं आप समरी। ठीक है, डिस्प्ले कर रहे हैं आप समरी। किस चीज की समरी? तो लैंड एक्विजिशन के बारे में, कंपनसेशन के बारे में, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में। और वेबसाइट पर भी आप ये इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, इन सबको अंडरलाइन कर लीजिए। Where shall the award be filed? तो बताइए अवार्ड कहाँ सुरक्षित रखा जाएगा? तो कलेक्टर के ऑफिस में, कलेक्टर के कार्यालय में। ठीक है,
अंडर सेक्शन 37 का 3 डिटेल्स ऑफ एक्विजिशन प्रोसीडिंग शैल बी डिस्प्लेड ऑन, बताइए धारा 37(3) के अनुसार अधिग्रहण कार्यवाही का विवरण कहाँ प्रदर्शित किया जाएगा? हमने पढ़ा था सरकारी वेबसाइट पर। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन 38 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये जितना भी आज हमने कवर किया है समझ आया है तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।